हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसे बिजनेस को एनालाइज करेंगे विच इज एक्चुअली अ कंग्लोमरेट। तो कंग्लोमरेट बिजनेसेस क्या होते हैं? कंग्लोमरेट्स आर दोज बिजनेसेस विच हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ बिजनेसेस, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के बिजनेस होते हैं, उसको हम एक कंग्लोमरेट कहते हैं। तो कंग्लोमरेट को एनालाइज करने से पहले हम लोग एक बात करते हैं। तो रिसेंटली मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ? तो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है डैम राइट बाय चार्ली मंगर। तो डैम राइट चार्ली मंगर की ऑटोबायोग्राफी है जो किसी एक और ऑथर ने लिखी है। एंड डैम राइट जो बुक है, जो चार्ली मंगर की ऑटोबायोग्राफी है, उस पर किसी ने पूछा कि चार्ली मंगर से कि आपकी रीजन फॉर सक्सेस क्या है, कि आप सक्सेसफुल बने कैसे। तो चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे पे पार्टनर है, तो चार्ली मंगर का एक सिंपल आंसर था कि वी बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज वी हैड अ लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन। सिंपली अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूं एंड आपके साथ एक और बंदे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूं हु हैज अ लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन, तो होएगा क्या? अगर आप में पेशेंस ना हो, अगर आप में लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन ना हो, तो इट विल इज मोर लाइकली कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से गिव अप कर देंगे। बट जो बंदा आपके साथ उस बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज उसमें एक लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन है, उसमें परसिस्टेंस है, उसमें लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन है। तो आज का जो हाइपर डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड है, जहां पे ह्यूमन बींग्स कैनॉट फोकस फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स विदाउट लुकिंग एट देयर स्मार्टफोन्स, एंड स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का कंजम्पशन जा चुका है। तो इस वजह से यू शुड रीड सच बुक्स विच इज नोन बाय द नेम ऑफ डैम राइट, जो चार्ली मंगर की ऑटोबायोग्राफी है। एंड दिस इज आवर बुक रिकमेंडेशन ऑफ द डे। With this, we'll start the analysis of Shriram Fibers, which is also known by the name of SRF, and it is one of the chemical conglomerates that is listed in India. तो जब हम SRF की बात करते हैं, तो SRF was actually a part of the DCM श्रीराम ग्रुप एंड वहां से स्पिन आउट हुआ था। तो SRF was started in 1974 as a नाइलॉन टायर कॉर्ड मैन्युफैक्चरर। तो नाइलॉन टायर कॉर्ड का क्या यूज होता है? तो नाइलॉन टायर कॉर्ड बेसिकली जो आपके जो बस टायर्स हैं या जो ऑफ द हाईवे टायर्स हैं, इसके अंदर टायर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो यूसेज है, इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा होता है। एंड SRF की जो फर्स्ट जनरेशन थी, दैट वाज लेड बाय मिस्टर अरुण भारत राम। तो अरुण भारत राम 1970s में उन्हें बोला गया था कि आप जाके जो नाइलॉन कॉर्ड बिजनेस है उसको जाके देखिए। तो नाइलॉन कॉर्ड बिजनेस को देखा उन्होंने, और 1980s में जो बेल्टिंग फैब्रिक बिजनेस है उन्होंने वो सेटअप करा। तो जब 1970s में क्लोरोमीथेन, जब CFC गैसेस बैन हुई, जब हम रेफ्रिजरेंट गैसेस का बिजनेस पढ़ेंगे तब हम उस चीज को पढ़ेंगे, तब उन्होंने डिसाइड करा कि इवेंचुअली हम R&D के अंदर आएंगे। एंड जब धीरे धीरे करके HCFC गैसेस भी बैन हुई रेफ्रिजरेंट गैसेस में, तब उन्होंने 2006 के अंदर R134 गैस इंडिया के अंदर R&D करके लॉन्च करी। So this was how SRF was born as a multi-line conglomerate, जिसके आज बहुत सारे different lines of businesses हैं। And आज SRF की जो second generation है, they majorly do capital allocation, they majorly take capital allocation decisions। क्योंकि है क्या? क्योंकि आज आपका एक तो आपका टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस है, फिर सेकंड आपका केमिकल्स का बिजनेस है, फिर आपका पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस इज अ स्लो टू नो ग्रोइंग बिजनेस, पर यहाँ पे भी धीरे धीरे ग्रोथ आती रहती है, बट ये फिर भी उतना ज्यादा एक्साइटिंग एरिया नहीं है। तो अगर आप टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस देखेंगे SRF का, देन यू विल फाइंड कि टेक्निकल टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर SRF के इस टाइम पे अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर मोटा मोटा कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन द सेम। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जो इंटेंसिटी है, इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आई। एंड वेराज अगर आप इनका जो केमिकल का बिजनेस है, जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे बहुत कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है, एंड पैकेजिंग बिजनेस के अंदर भी बहुत ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है। तो किसी ने इनसे पूछा भी था कि अगर आप एज अ कंग्लोमरेट, अगर आपको पता है ये बिजनेस डाइंग बिजनेस या फिर स्लो ग्रोइंग बिजनेस, तो आपने डीमर्ज क्यों नहीं करा? तो इनका सिंपल आंसर था बिकॉज ऑफ फंजिबल कैश फ्लोज, कि हम टेक्निकल टेक्सटाइल के बिजनेस का कैश फ्लो लेके केमिकल बिजनेस में और पैकेजिंग फिल्म में लगा सकते हैं। क्योंकि हम टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस को वैसे ही डीमर्ज कर देंगे, तो जो वहां पे 100-200 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, तो वैसे वो पोस्ट टैक्सेस हो जाएगा। तो अगर हम कंपनी लेवल पे रखते हैं, तो हम प्री टैक्सेस पे ही उसे केमिकल या पैकेजिंग जो बिजनेस है वहां पे उसको एलोकेट कर सकते हैं कैपिटल को। एंड दिस इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट लिस्टेड केमिकल कंग्लोमरेट्स। क्योंकि कंग्लोमरेट्स में जब आप देखते हैं, तो कंग्लोमरेट्स में कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज हाउ द कंपनी वाज वन, एंड दिस इज हाउ द कंपनी हैज बीन इवॉल्विंग। एंड अब हम इनका जो केमिकल डिवीजन है उसको जाके पढ़ेंगे। नाउ बिफोर गोइंग
forward with the business analysis of SRF, we keep doing multiple webinars as a part of the SOIC membership. So 17 September को we are doing a webinar on the concept of ROE versus ROC versus ROIC. And in this webinar, we will be discussing the concept of return on equity, return on invested capital and return on capital employed. इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक एनालिस्ट कैसे सोचेगा इस कॉन्सेप्ट बारे में और एक बिजनेसमैन कैसे सोचेगा इस कॉन्सेप्ट बारे में, एंड एक एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे सोचना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में. एंड इसके साथ साथ वी हैव ऑलरेडी डन मल्टीपल लाइव क्लासेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, एंड इसके साथ साथ ऑन द इंटायर लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग जो एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. All these things are part of the SOIC Business Analyst course, which is a part of the SOIC membership. उसमें हमने ये भी आपको सिखाया है what not to do, because कई लोग आपको सिखाते हैं what to do, but what is most important कि what not to do. क्योंकि अगर आप 10 में से 9 चीजें ऐसी सीख जाएं what not to do, तो one way that will be left, it is what is to follow, कि आपको वही चीज करनी है जो आपको एक्चुअली एट द एंड निर्वाणा की तरफ लेके जाएगी. तो फोरेंसिक एनालिसिस में आपको बताया गया है कि क्या कंपनीज अपनी बुक्स के अंदर शेनानिगन्स करती हैं, क्या मैनेजमेंट्स अपनी कंपनीज में खराब करती हैं. तो एक डिटेल 6 आवर्स का वेबिनार है विच विल हेल्प यू टू एनालाइज हाउ टू स्पॉट फ्रॉडुलेंट कंपनीज एंड हाउ टू फाइंड क्रूकेड मैनेजमेंट एंड उनसे आप दूर कैसे रह सकते हैं. एंड दैट इज डन विद लाइव केस स्टडीज. इसके साथ साथ एक वैल्यूएशन पे भी डिटेल्ड वेबिनार है जो आपको सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, इसके साथ साथ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, फिर एक्चुअली डेटिंग बैक टू 2000 जो इन्फोसिस का भी एग्जाम्पल है, वहां से इन्फोसिस का भी डेटा पूरा वहां से लेके, तो आपको वैल्यूएशन के मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं एंड कैसे आप बुल बेयर एंड बेस सिनेरियोस बिल्ड कर सकते हैं. ऑल दैट इज टॉट इन द SOIC मेंबरशिप एंड इन द SOIC बिजनेस एनालिस्ट बंडल. ये तो SOIC कोर्स का पहला बंडल है, दैट इज द SOIC इंटेंसिव कोर्स या SOIC बिजनेस एनालिस्ट बंडल जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में. सेकंड की एस्पेक्ट ऑफ द SOIC कोर्स इज द SOIC सेक्टोरल एनालिसिस. तो SOIC सेक्टोरल एनालिसिस में अभी तक हमने 12 सेक्टर्स को एनालाइज करा है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि हर एक सेक्टर की डिफरेंट लैंग्वेज है, एंड क्योंकि हर एक सेक्टर की डिफरेंट लैंग्वेज है तो बेसिकली हर एक सेक्टर को डिफरेंटली एनालाइज करना चाहिए. तो हमने हॉस्पिटल सेक्टर को एनालाइज करा है क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर में डिफरेंट प्लेयर्स हैं, क्या आपको मेट्रिक यूज करना चाहिए उनको एनालाइज करने के लिए, कौन सा प्लेयर इमर्ज कर रहा है. सो दैट इज टॉट इन द सेक्टर एनालिसिस. इसके साथ साथ हम QSR सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें हम जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गया, आपका बारबेक्यू नेशन हो गया, फिर हम इंटरनेशनल कंपनीज हो गई, फिर इसके साथ साथ हम जो देवयानी हो गया, फिर सफायर फूड्स हो गया. ऑल दीज कंपनीज विल बी एनालाइजिंग ऑन 1 October फॉर द SOIC ट्राइब मेंबर्स. इसके साथ साथ वी हैव डन एनालिसिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर एंड मल्टीपल सच सेक्टर्स sectoral analysis which is part of the SOIC membership. Third thing that we have done is that SOIC master class with super investors, जिसके अंदर हम इंडिया के जो डिफरेंट ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाते हैं, जिनके साथ हम SOIC ट्राइब मेंबर्स की कॉन्वर्सेशन करते हैं. एंड साथ साथ SOIC ट्राइब मेंबर्स कैन ऑल्सो आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट देयर जर्नी, अबाउट देयर लर्निंग्स, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस जो 2 वे होती है एंड एक्चुअली हेल्प्स यू टू लर्न एज वेल. तो ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स ऑफ द पास्ट वेबिनार्स एंड द पास्ट क्लासेस आर देयर as a part of the SOIC membership. And finally, as a part of the SOIC membership, we are building the SOIC financial literacy course. So this course we have just added to the SOIC membership, and by the end of September and by the mid of October, the entire SOIC financial literacy course will also get added. And इसमें अगर आप फाइनेंस में नए हैं, अगर आपको फाइनेंस में A to Z जाना है, so entire hand holding process SOIC financial literacy course में होगी. And इसके साथ साथ हम SOIC स्टूडेंट्स के लिए एक Slack ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें there will be a 2-way conversation and there will be threads where they can interact with each other. So all these things are part of the SOIC membership, and the link to register for the SOIC membership is there in the link below. Going back to the SRF business analysis. तो हम SRF के केमिकल बिजनेस के बारे में बात करते हैं. तो किसी भी सक्सेसफुल केमिकल कंपनी को अगर आज हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो दे ओनली फॉलो वन प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि आप रॉ मटेरियल से लेके फीड स्टॉक से लेके जो एंड प्रोडक्ट है आप वहां तक फुल्ली इंटीग्रेटेड है. तो सिमिलरली अगर आप SRF के बिजनेस के अंदर देखते हैं तो आपको यहां पे पता लगेगा कि अगर आप SRF की पूरी वैल्यू चेन में देखते हैं तो यहां पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है दैट इज फ्लोरोस्पाल. सो फ्लोरोस्पाल डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसकी और माइन होती है. तो चाइना के अंदर माइनिंग होती है, मेक्सिको के अंदर होती है, साउथ अफ्रीका के अंदर होती है, ब्राजील के अंदर होती है और अफ्रीकन कंट्रीज में माइन होती है. तो SRF एक्चुअली मोर देन 7 to 8 कंट्रीज से फ्लोरोस्पाल खरीदता है.
फिर उसके बाद फ्लोरोस्पार से क्या आता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इंडिया में नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, एसआरएफ एंड टैनफैक इंडस्ट्री, सिर्फ ये 4 कंपनीज ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाती हैं। उससे फिर इंटरमीडिएट्स बनते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के। तो ये तो एक पार्ट ऑफ वैल्यू चेन है। सेकंड है फिर क्लोरीन है। फिर क्लोरीन से ये लोग क्लोरोमीथेन्स बनाते हैं जो इनके एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स है। फिर उससे डिफरेंट टाइप्स के और केमिकल्स बनाते हैं। फिर क्लोरोमीथेन से आगे जाके ये फिर क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। फिर क्लोरोफॉर्म से डिफरेंट टाइप्स की रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाते हैं, जिसके बाद आगे जाके उसे फ्लोरोपॉलीमर्स बनाते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बस आपको सिंपली ये समझना है कि आप एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट घटते जाती है, क्योंकि आपका बेसिक रॉ मटेरियल इन हाउस ही बन रहा है। एंड एसआरएफ के केस में जब हम कम्पिटिटिव एडवांटेजेस में जाके देखेंगे तो हमें पता लगेगा एक लोकल इकोनॉमी स्केल का क्या कॉन्सेप्ट है, तब जाके हम उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि एसआरएफ के 2 बहुत ह्यूज प्लांट्स हैं, एक प्लांट इनका राजस्थान में और एक प्लांट इनका दहेज में। आई थिंक दहेज वाला प्लांट इनका 293 to 296 एकर्स का है, एंड राजस्थान वाला प्लांट भी इनका 80 to 100 एकर्स का प्लांट है। तो माने इतने बड़े लैंड पे जब आप प्लांट लगाते हैं तो एवरीथिंग यू आर एबल टू डू इन हाउस, जिससे आपका फ्रेट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बचता है। तो जब हम एसआरएफ के पूरे केमिकल डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके पास 4 केमिकल बिजनेसेस आते हैं। तो इनके पहले कौन से 4 केमिकल बिजनेसेस हैं? पहला इनका केमिकल डिवीजन है, दैट इज ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेस। दूसरा इनका केमिकल डिवीजन कौन सा है? दैट इज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंटरमीडिएट। माने जो फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, जिसके थ्रू एंड प्रोडक्ट बन पाते हैं। तीसरा इनका यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आता है? दैट इज बेसिकली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, माने इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए। एंड चौथा इनका यहाँ पे कौन सा डिवीजन आता है? दैट इज ऑफ फ्लोरोपॉलीमर्स। ये इनका रिसेंट डिवीजन है जो भी स्टार्ट हो रहा है। तो पहले जो रेफ्रिजरेंट गैसेस का डिवीजन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो 1989 में एसआरएफ वाज एक्चुअली जो इनका केमिकल डिवीजन है दैट वाज बोर्न आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेंट गैसेस। तो एसआरएफ ने रेफ्रिजरेंट गैसेस मैन्युफैक्चर स्टार्ट करनी करी थी। रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज कहाँ होता है? तो घर के एसी है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज होता है। जो ऑटो के एसी है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज होता है। जो मॉल्स के अंदर एसी लगे हुए हैं उसमें रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज होता है। जो ऑफिसेज के अंदर एसीज लगे हुए हैं उसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज होता है। जो ट्रेन के अंदर एसीज हैं उसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज होता है। जो डिओड्रेंट्स हम यूज करते हैं उसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैसेस का यूज होता है। पर यहाँ पे रेफ्रिजरेंट गैसेस में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेस। यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेस है? तो पहली टाइप ऑफ जो हमारे जो भी कार्बन गैसेस थी, तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो हमारी फ्लोरीन गैस थी दैट वाज नोन एज अ सीएफसी गैस। तो सीएफसी गैस 1970s और 1960s में वर्ल्ड के अंदर यूज होती थी। तो सीएफसी गैस क्या होती है? दैट इज नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो 1977 में डिसाइड किया गया कि जो सीएफसी गैसेस है इनके यहाँ पे फेज आउट करेंगे। तो क्यों फेज आउट करेंगे? क्योंकि सीएफसी गैसेस जो ओजोन लेयर है इनकी डिप्लीशन करता है। तो ओजोन लेयर क्या है कि जो अल्ट्रा वायलेंट रेज है सन की वो उसको अंदर नहीं आने देता, क्योंकि अगर अल्ट्रा वायलेंट रेज सन के अंदर आने लगी तो ह्यूमंस के अंदर सन मतलब लोगों को कैंसर बहुत होने लग जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत इश्यूज होंगी, एंड ये सारी चीजें बहुत होंगी। एंड साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी सीएफसी गैसेस बहुत कर रही थी। तो जैसे ही सीएफसी गैसेस को फेज आउट करा गया तो उसकी एक रिप्लेसमेंट आई जिसका नाम था एचसीएफसी गैस, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। तो जब एचसीएफसी गैसेस आई तो यहाँ पे एक बहुत फेमस गैस बनी R22 गैस। तो R22 गैस आज भी बहुत यूज होती है, हो सकता है आपके घर पे भी यूज हो रही हो, मेरे घर पे भी यूज हो रही हो। तो हमारे जो एसीज हैं मोस्टली उनमें पहले R22 गैसेस ही यूज होती थी, शायद से आज भी R22 गैस हो रही है। पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर डिसाइड हुआ कि हम एचसीएफसीज को भी फेज आउट कर देंगे। फेज आउट क्यों कर देंगे? क्योंकि एचसीएफसी इवन दो ओजोन लेयर को कम डिप्लीट करती थी, बट एचसीएफसी से ग्लोबल वार्मिंग भी होती थी एंड साथ साथ ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होती थी। तो जो R22 गैस है ये नवीन फ्लोरीन एंड एसआरएफ और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स तीनों बनाते हैं। एंड इट वाज डिसाइडेड कि 2030 तक इनका कंप्लीट फेज आउट हो जाएगा। एंड इसमें प्रोडक्शन कट्स होंगे, जैसे 2020 में एक प्रोडक्शन कट हुआ और 2025 में एक और प्रोडक्शन कट है, एंड 2030 में कंप्लीटली फेज आउट हो जाएगी फॉर एमिशन पर्पसेस, माने जो भी ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग होती है उसके लिए कंप्लीटली फेज आउट हो जाएगी। पर जो नॉन एमिसिव यूसेज है उसके लिए फिर भी यूज होती रहेगी। नॉन एमिसिव यूसेज क्या है? जहां पे ये इससे जो बेसिकली ये एनवायरमेंट के अंदर इसकी एमिशन नहीं होगी, माने ये किसी और चीज के लिए यूज हो सकती है, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो R22 गैस में इस टाइम पे ये चल रहा है। फिर HCFC की भी एक रिप्लेसमेंट आई। अब HCFC की क्या रिप्लेसमेंट आई? दैट इज HFC, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन।
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस। तो अब जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस आई तो इस टाइम पे वर्ल्ड में उसका भी अडॉप्शन चल रहा है, बट HFC में भी एक प्रॉब्लम है। HFC से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, बट HFC में अगर आप इंडिया में देखते हैं तो R32 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, फिर एक R134 भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। अगर आज आप घर के एसी, अगर आप गाड़ी के एसी देखते हैं, ऑटो के एसीज देखते हैं, तो 1994 से लेके ये माना जाता है, यूएस के अंदर तो नहीं, यूएस में 2021 में ये बैन हो गई थी, बट 1994 से लेके आज तक जितनी भी गाड़ियां बनी है उनके अंदर R134 नाम की एक गैस डलती है, दैट इज नोन एज HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। एंड जो R134 गैस है वो आज भी इंडिया में या फिर ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी यूज होती है ऑटो के एसीज के अंदर। फिर यहाँ पे R32 गैस भी आती है, और इसके अलावा अगर आप HFC के अंदर गैस देखते हैं कौन सी आती है, तो देयर इज ऑल्सो वन वेरी कॉमन गैस नोन एज R410A। तो HFC के अंदर ये सारी गैसेज आती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि HFC की मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, हम उसकी भी बात करते हैं, बट HFC की भी एक रिप्लेसमेंट आ चुकी है वर्ल्ड में जिसका नाम है HFO। HFO क्या है? हाइड्रो ओलियो फिल्म्स। तो हाइड्रो ओलियो फिल्म्स में क्या फर्क है HFC के साथ कि HFC इवन दो ओजोन लेयर को बिल्कुल भी डिप्लीट नहीं करती, बट HFC में से फिर भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग अभी भी बहुत हो रही है HFC की वजह से। बट HFC का एक और सब्स्टिट्यूट आया, दैट इज HFO, दैट इज हाइड्रो ओलियो फिल्म्स। बट HFO की जो भी टेक्नोलॉजी है दैट इज पेटेंटेड बाय हनीवेल एंड केमफॉल्स। केमफॉल्स एक बेसिकली स्पिन ऑफ है डुपॉन्ट का। डुपॉन्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है जो इस टाइम पे लिस्टेड है सेपरेटली। बट यहाँ पे भी SRF ने 2015 के अंदर इस गैस का नाम HY1234 आई थिंक वाई करके, तो ऑलरेडी 2015 के अंदर SRF ने इसको मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस ऑलरेडी क्रैक कर लिया था, कि जो इसका पेटेंट था उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसकी प्रोसेसिंग क्रैक कर ली थी। बट माना जाता है कि 2023 में इवन तो पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, बट 2025-2026 तक ये पेटेंट इन्फोर्सेबल होएगा। बट 2026 के बाद HFO के जो भी वेरिएंट्स हैं उसमें जितने भी तरीके हैं SRF ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है, एंड SRF ऑलरेडी क्रैक कर चुका है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है। सो SRF इज ऑलरेडी फ्यूचर रेडी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि HFCs में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो HFCs में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि वर्ल्ड के अंदर कैपेसिटी एडिशन हैज बीन फ्रीज्ड, क्योंकि HFC का भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या काम है कि यूएस का अगर हम जो वहां पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी देखते हैं तो यूएस ने भी बोला है कि बाय 2035-2036 हम HFCs को भी फेज आउट कर देंगे, क्योंकि HFOs आर मच मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली देन HFCs। एंड इसके साथ साथ क्या चल रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इवेंचुअली दे विल स्टार्ट फेजिंग आउट HFCs। तो HFCs में क्या चल रहा है कि पोस्ट 2020 चाइना के अंदर भी एक कैपेसिटी फ्रीज हो चुका है कि चाइना में भी 2020 बाद HFCs की कैपेसिटीज और ऐड नहीं हो सकती हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की। Whereas 2023 के बाद इंडिया में भी जो कैपेसिटीज ऐड होती हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की 2023 दिसंबर के बाद, तो उसके बाद जब अगर आप कैपेसिटीज ऐड करेंगे एंड 2031 में इंडिया में फर्स्ट कैपेसिटी कट होएगा HFC का 10% से, उसके अगर 23 के बाद ऐड करते हैं तो आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। माने अगर आप 2023 के बाद कैपेसिटी ऐड करते हैं, अगर मैं 100 करोड़ का प्लांट लगाता हूँ एंड 2031 के बाद अगर मेरा प्लांट खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज लाइक नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, तो मेरे को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देने वाली कोई भी कंट्री, कोई कार्बन क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई भी कंट्री कॉम्पेंसेशन नहीं देने वाली, कोई भी एजेंसी कॉम्पेंसेशन नहीं देगी। तो 2023 तक की कॉम्पेंसेशन जो मिलेगी वो मिलेगी। तो इस वजह से मार्केट में इस टाइम पे क्या क्रिएट हो रखा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। ये किस चीज का वैक्यूम क्रिएट हो रखा है कि इंटरनेशनली डिमांड इज स्ट्रॉन्ग बट सप्लाई इज नॉट एबल टू कीप अप पेस विद इट। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ HFCs हैं, इट इज बिलीव देयर आर इवन 50% हायर देन द डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एट द मोमेंट। एंड अगर आप इंडिया के अंदर देखते हैं, अगर आप गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन एंड अगर आप SRF का पोर्टफोलियो कंपेयर करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, तो इस टाइम पे HFC में SRF का वाइडेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ HFCs है। एंड एक्चुअली में HFCs नहीं, रेफ्रिजरेंट गैसेज में गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का वाइडेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ HFCs या फिर रेफ्रिजरेंट गैसेज है। SRF का एक्चुअली जो कॉस्ट कर्व है, क्योंकि इतने ज्यादा डीपली इंटीग्रेटेड है कि चाइना में सिर्फ एक या दो ही प्लेयर्स हैं जिनके जो इनके साथ कॉस्ट कर्व में compete कर सकते हैं। SRF एक्चुअली इज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेज इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। एंड मार्केट वैक्यूम और भी कैसे क्रिएट हो रखा है, तो HFCs का जो इंपोर्ट है यूएस गवर्नमेंट ने चाइना से बैन भी कर रखा है। सो अगेन वन मोर मार्केट वैक्यूम।
इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो इस टाइम पे HFC-32 है उसका इंपोर्ट चाइना से बैन कर दिया है, माने R-32 गैस का इंपोर्ट चाइना से बैन कर दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने R-134 का भी इंपोर्ट चाइना से बैन करा था, तो वहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गई थी। सो दिस इज व्हाई अ मार्केट वैक्यूम इज गेटिंग क्रिएटेड, विच रिमाइंड्स मी ऑफ अवंती फीड्स। जब अवंती फीड्स का स्टॉक बहुत अच्छा करा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो श्रिम्प की प्रोडक्शन है तो EMS डिजीज लग गई थी, कहां पे, वियतनाम में और थाईलैंड के अंदर, जिसकी वजह से श्रिम्प की शॉर्टेज हो गई थी। एंड जब श्रिम्प्स की शॉर्टेज थी तो अवंती फीड्स और फिर जो इंडियन श्रिम्प फार्मर्स हैं तो यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट श्रिम्प का बहुत बढ़ गया। तो एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स के लिए एक मार्केट वैक्यूम क्रिएटेड था, जिसमें इंडिया के जो श्रिम्प फार्मर्स थे दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटीज। एंड जो अवंती फीड्स है, क्योंकि वो फीड्स वहां पे बेचती थी, तो बार बार अवंती फीड्स की कैपेसिटी बढ़ती गई एंड अवंती फीड्स डिड रियली वेल। तो सिमिलरली यहाँ पे रेफ्रिजरेंट गैसेस में बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स की काफी सारी कंट्रीज में कैपेसिटी एडिशन हैज बीन फ्रीज्ड बिकॉज ऑफ सेकेंडली हायर केपेक्स कॉस्ट, क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज दे आर फॉलोइंग वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट ESG पॉलिसीज, तो वो HFC की कैपेसिटीज नहीं लगा रही इस टाइम पे। एंड थर्डली बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफिशियल बैरियर्स कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट बैन लग चुका है HFCs के ऊपर चाइना से, एंड US के अंदर भी इंपोर्ट बैन लग चुका है HFCs पे चाइना पे। सो दिस इज हाउ अ मार्केट वैक्यूम गेट्स क्रिएटेड। एंड इस टाइम पे वाइडेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ HFC किस कंपनी के पास है, दैट इज SRF, क्योंकि नवीन एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स दे आर प्राइमरीली देयर इन R-22 गैसेस। इवन दो नवीन फ्लोरीन का भी HFC-32 का काफी टाइम से बात चल रहा है। इफ दे हैव टू अनाउंस अ केपेक्स तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में ही हो सकता है, बिकॉज December 23 के बाद अगर अनाउंस करेंगे तो कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज विद द रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस। अगर हम रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस में SRF की सेल्स देखते हैं देन वील फाइंड कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अगर हम SRF की सेल्स को देखते हैं तो लास्ट 2019 के अंदर SRF की 989 करोड़ की सेल थी, 2020 में 929 करोड़ की थी, 2021 में 894 करोड़ की थी, जो 2022 में 1724 करोड़ की हो गई है। Whereas अगर कैपेसिटी देखते हैं तो R-22 गैस की जो कैपेसिटी थी वो 10,000 टन पर एनम की थी। 2020 में 10,000 टन, 2021 में 10,000 टन, 2022 में 10,000 टन, बट 2023 में 25,000 टन की हो जाएगी। पर ये नॉन एमिसिव यूसेज है उसके लिए बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो R-22 से वो एक और एक चीज बनाएंगे नॉन एमिसिव यूसेज के लिए, उसकी हम बात करेंगे। फिर R-32 की कैपेसिटी देखते हैं। अगर आप ओवरऑल रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी देखते हैं SRF की तो 40,500 टन पर एनम से 2023 के अंदर वो ऑलमोस्ट 72,500 टन पर एनम पे चले जाएगी, और 2024 में ऑलमोस्ट 87,500 टन पर एनम के आसपास चले जाएगी। तो माने लास्ट 5 इयर्स में SRF की जो रेफ्रिजरेंट गैसेस की कैपेसिटी है दैट विल बिकम मोर देन डबल। तो रेफ्रिजरेंट गैसेस का SRF का बिजनेस ये है। एंड एक्चुअली में रेफ्रिजरेंट गैस के बिजनेस में SRF को अर्ली 2000s के अंदर कार्बन क्रेडिट्स भी मिले थे, तो कार्बन क्रेडिट्स भी मिले थे। एंड साथ साथ यहाँ पे जो R-12 और R-13 का जब इनका बिजनेस फेज आउट हो रहा था तब इन्होंने R&D करके R-134 गैस भी लॉन्च करी थी। एंड साथ साथ वहां पे क्या हुआ था, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे थे एंड नई नई ये इनोवेशंस कर रहे थे, तब इन्होंने R&D लैब भी सेटअप कर ली थी, जो आज इनका केमिकल एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के नाम से बिजनेस जो इनका आज इनकी R&D लैब जानी जाती है, जहां पे आज मोर देन 400 साइंटिस्ट काम करते हैं। एंड दैट वाज द जेनेसिस फॉर व्हाट? दैट वाज द जेनेसिस फॉर स्टार्टिंग द सेकंड लाइन ऑफ केमिकल बिजनेस, जिसको आज हम क्या कहते हैं, इनका जो इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन है। क्या लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन है कि मैनेजमेंट की प्लानिंग है कैपिटल एलोकेशन की, कि हम एक धंधे से दूसरा धंधा बनाएंगे, दूसरे धंधे से तीसरा धंधा बनाएंगे। तो मैनेजमेंट ने ऐसा सोचा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अब हम बात करते हैं इनके इंटरमीडिएट्स बिजनेस की, कि ये बिजनेस कैसे सेटअप हुआ कि इनको 500 करोड़ आई थिंक दे अर्न आउट ऑफ द सेल्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एज वेल। पर यहां पे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे एज अ पार्ट ऑफ कंग्लोमरेट, जब एक कंग्लोमरेट स्ट्रक्चर होता है और आपके पास फंजिबल कैश फ्लोज होते हैं, जो ITC इस टाइम पे करने की ट्राई कर रहा है कि FMCG बिजनेस बिल्ड करूंगा, तो पहले यहां पे इनका कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कि केमिकल बिजनेस में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप 2011 के अंदर इनका सिर्फ केमिकल के बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे देन यूल फाइंड कि 2011 के अंदर इनका 639 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड था केमिकल के बिजनेस में, जो 2015 के अंदर 2307 करोड़ हुआ। Whereas 2022 के अंदर देयर कैपिटल एम्प्लॉयड वेंट टू 6243 करोड़।
तो माने 10x के आसपास इनका कैपिटल एम्प्लॉयड केमिकल के बिजनेस में बढ़ा है। एंड किस बिजनेस के अंदर अभी बहुत ज्यादा इनका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, दैट इज द इंटरमीडिएट बिजनेस फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, जो इनका एक्चुअली में आफ्टर 2006 मेजरली बॉर्न हुआ, जब इनको कार्बन क्रेडिट्स भी मिले थे एंड जब इन्होंने R&D लैब भी फाउंड करी थी, एंड जब इनका 2012-2013 के अंदर दहेज के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट भी लगा था। तो दहेज के अंदर जब इनका 2012 के अंदर प्लांट लगा, तो अगर आप 2012-2013 की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एक्चुअली दिस वाज वन ऑफ द ओनली कंपनीज व्हिच वाज होल्डिंग इंटरनेशनल फ्लोरीन सिंपोजियम्स, माने इंटरनेशनल फ्लोरीन केमिस्ट्री के ऊपर आप कन्वेंशंस होल्ड कर रहे हैं। अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाके पढ़ेंगे, आप ऐसा तब करते हैं जब आप किसी केमिस्ट्री में मास्टरी कर लें, अगर आप किसी एरिया के अंदर मास्टरी कर लें। सो अगेन दीज आर स्मॉल क्वालिटेटिव इनसाइट्स जो आप एनुअल रिपोर्ट से ले सकते हैं। तो हम इस बिजनेस की बात करते हैं। तो एक बार हम एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की जो वैल्यू चेन है उसको देखते हैं। तो वैल्यू चेन में यूजुअली क्या होता है, तो पहली चीज होती है की स्टार्टिंग मटेरियल, उसके बाद की स्टार्टिंग मटेरियल के बाद यूजुअली इंटरमीडिएट्स आते हैं, फिर इंटरमीडिएट्स के बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूजुअली एग्रोकेमिकल्स में एआई के नाम से जाने जाते हैं, फार्मास्यूटिकल के नाम पे एपीआई के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद एंड में यूजुअली फॉर्मुलेशंस आते हैं। तो फॉर्मुलेशन के डिफरेंट डोसेजेस होते हैं। फार्मास्यूटिकल में इंजेक्टेबल के फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड्स के फॉर्म में हो सकता है, फिर साथ साथ जो इनहेलेबल्स होते हैं उसके फॉर्म में हो सकते हैं, एंड पेस्टिसाइड में यूजुअली भी फॉर्मुलेशंस आते हैं। एंड पूरे वैल्यू चेन में एसआरएफ कहाँ पे काम करता है, तो एसआरएफ ज्यादातर इंटरमीडिएट्स में काम करता है। रिसेंटली एग्रोकेमिकल्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की साइड है वहां पे भी धीरे धीरे करके क्लाइम कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स एंड एक्चुअली में एग्रोकेमिकल्स में दोनों में एसआरएफ इंटरमीडिएट्स में काम करता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ काम करता है। तो ये चीज को आप आराम से समझिए। एंड साथ साथ एसआरएफ क्या करते हैं, टोल मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो टोल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तो टोल मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, सपोज करते हैं कि अगर आपका एक प्लांट है और मैं आके क्या कहता हूं कि आपके प्लांट में ये जो ब्लॉक है ये मेरा हो गया और ये ब्लॉक बेसिकली मेरा और मैं आपसे मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं कोई फॉरेनर हूं, अगर मेरे को इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करानी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इंडिया में आके किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करूंगा, अपना मॉलिक्यूल उस इंडियन कंपनी को दूंगा, एंड क्या करूंगा कि वहां पे क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी तो इंडियन कंपनी मेरे को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेगी। पर मेरे पास इवन दो कैपेसिटी इंडिया के अंदर नहीं है, बट इनडायरेक्टली मेरे पास इंडियन कैपेसिटी आपने मेरे को लगा के दी है, तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या टोल मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा। इनडायरेक्टली मैं उस कैपेसिटी का फायदा उठा रहा हूं, इवन दो मैं कैपेसिटी को ओन भी नहीं करता। पर आपके पास क्या है कि आप मेरे को रिस्पेक्ट करें, आप मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं R&D करके इनोवेट करके नए नए मॉलिक्यूल बना रहा हूं। तो ये जो टोल मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल में $50 बिलियन से प्लस की है, वेयरएज एग्रोकेमिकल्स में मोर देन $5 बिलियन प्लस की ये इंडस्ट्री है। बट एसआरएफ क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में कि एसआरएफ सिर्फ ही एक टोल मैन्युफैक्चरर नहीं है, एसआरएफ और भी क्या करता है कि एसआरएफ अपने साथ साथ अपनी कैसे आप उस मॉलिक्यूल को इंप्रूव कर सकते हैं एंड क्या क्या एसआरएफ टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल में, एसआरएफ साथ साथ उस पर भी काम करता है। इस वजह से एसआरएफ की इतनी बड़ी R&D टीम है। एंड यहां पे अगर हम देखते हैं कि एसआरएफ के कस्टमर्स कौन कौन है, तो पहले हम एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल दोनों के कस्टमर देखते हैं। तो जितने भी दुनिया के इनोवेटर्स हैं एग्रोकेमिकल में, तो एसआरएफ इज दी ओनली इंडियन कंपनी एग्रोकेमिकल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में विच हैज ऑल द इनोवेटर कस्टमर्स इन एग्रोकेमिकल्स। चाहे वो सिंजेंटा हो, चाहे वो सुमितोमो हो, चाहे वो BASF हो, चाहे वो बेयर्स हो, तो जितने भी एग्रो इनोवेटर्स हैं दे आर कस्टमर्स ऑफ एसआरएफ। Whereas pharmaceuticals में Pfizer is one of the disclosed customers and pharmaceuticals में I think जो Bayers है वो भी इनका एक कस्टमर है। तो pharmaceuticals में also they have numerous customers। एंड साथ साथ अगर हम फ्लोरीन सेक्टर के अंदर देखते हैं कि फ्लोरीन सेक्टर में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि एसआरएफ के इस टाइम पे इफ यू जस्ट लुक एट दिस कि जो SDHI फंगिसाइड्स हैं, तो फ्लोरीन सेक्टर में क्या चल रहा है इस टाइम पे कि जो SDHI फंगिसाइड्स हैं, तो दुनिया में इस टाइम पे कि फंगस के अंदर पहले कौन से यूज होते हैं फंगिसाइड्स, ट्राइजोल्स यूज होते थे जो एस्टेक बनाते हैं। बट फंगिसाइड्स क्योंकि दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेफोरा लीफ स्पॉट करके एक डिजीज होती थी, तो हुआ क्या कि दे डेवलप्ड फंगस, बेसिकली वहां पे फंगस ने जो रेजिस्टेंस थी ट्राइजोल्स के अगेंस्ट डेवलप कर ली, तो उसको डील करने के लिए SDHI आया। तो SDHI इज अ क्लास ऑफ फंगिसाइड्स। तो SDHI जो क्लास ऑफ फंगिसाइड्स है उसके अंदर क्या यूज होते हैं, फ्लोरीन, उसके अंदर फ्लोरीन इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं। एंड SDHI की जो मार्केट है वो प्योरली कॉर्नर्ड मार्केट है, उसमें 3 ही कंपनीज हैं। आई थिंक कौन कौन सी 3 कंपनीज है उसमें, एक BASF है, एक सिंजेंटा है, आई थिंक थर्ड कंपनी इज बेयर्स। तो प्योरली कॉर्नर्ड मार्केट है, 76% इन 3 कंपनीज के पास ही मार्केट शेयर है। बट
इन कंपनीज के जो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर है या फिर मतलब एसडीएचआई का जो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर है दैट इज एसआरएफ। क्योंकि एसआरएफ का इन जो एसडीएचआई फंगिसाइड्स के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनमें काफी सारे इंटरमीडिएट्स में मोर देन 30 to 50% मार्केट शेयर है, क्योंकि उन इंटरमीडिएट्स में फ्लोरीन रिक्वायर्ड है। तो दिस इज वाई वन ऑफ द थिंग्स दैट एसआरएफ डिड लास्ट 10 years में कि एसआरएफ केप्ट ऑन स्केलिंग, माने क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पे मार्केट वैक्यूम क्रिएट हो रखा था कि कोई और फ्लोरीन कंपनी इंडिया से एग्रोकेमिकल्स में कैपेसिटी नहीं लगा रही थी, अब लगानी स्टार्ट करी। अगर आप नवीन का देखते हैं तो मल्टीपर्पज प्लांट एग्रोकेमिकल्स में अब लगे, इससे पहले नहीं लगा था। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का आई थिंक आज भी मल्टीपर्पज प्लांट एग्रोकेमिकल्स के लिए नहीं है, बट एसआरएफ के डेडिकेटेड प्लांट्स भी बहुत है। आई थिंक एग्रोकेमिकल्स में ऑलरेडी 4 मल्टीपर्पज प्लांट लगे हुए हैं। एसआरएफ के अलावा सिर्फ एक डेकन है और एक पीआई इंडस्ट्रीज है जो इस टाइम पे इनोवेटर सिंथेसिस में ये काम करती है। और अगर आप सिर्फ एसडीएचआई की मार्केट करें, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, आपको ये जरूर पता लगना चाहिए कि ग्रोथ तो आ रही है बट ग्रोथ के पीछे रीजंस क्या है। क्योंकि अगर ग्रोथ के पीछे के रीजन ही निगेट हो जाए तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये ग्रोथ रुक गई इस वजह से रुक गई। तो ग्रोथ के पीछे रीजन ही जो इन्वेस्टर जानता है उसको सुपीरियर इन्वेस्टर कहते हैं और उसकी रिसर्च को हम सुपीरियर मांगते हैं। दिस इज वाई यू हैव टू लुक बिहाइंड सच रीजंस। अगर आप एसडीएचआई की मार्केट देखते हैं कि एसडीएचआई की मार्केट को क्या हुआ जब से ट्राइजोल से शिफ्ट स्टार्ट हुआ, तो एसडीएचआई की मार्केट $900 million की थी 2010 में, जो आज बढ़ के ऑलमोस्ट 2025 में एक्सपेक्टेड है $3.8 billion की हो जाएगी। एंड इसमें से जो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं, तो दोज इंटरमीडिएट्स अगर हम बात करते हैं तो सारे इंटरमीडिएट्स में फ्लोरीन की बहुत ज्यादा यूसेज है। टोटली अगर आप एग्रोकेमिकल्स में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इंसेक्टिसाइड्स में, तो पेस्टिसाइड्स में 3 तरीके के होते हैं, एक फंगिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स आर फॉर इंसेक्ट्स। तो इंसेक्टिसाइड्स में 70% ऑफ इंसेक्टिसाइड्स कंटेन्स फ्लोरीन, whereas 50% ऑफ हर्बिसाइड्स कंटेन फ्लोरीन। तो इतना ज्यादा फ्लोरीन का यूसेज बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि एसआरएफ व्हाई इज इट सो एडवांस्ड एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इट्स पीयर्स। वैसे जब हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 2 तरीके के प्लांट होते हैं, एक होता है मल्टीपर्पज प्लांट और एक होता है डेडिकेटेड प्लांट। तो मल्टीपर्पज प्लांट क्या होता है? तो मल्टीपर्पज प्लांट इज लाइक एन ऑप्शनैलिटी। तो मल्टीपर्पज प्लांट में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये कैंपेन बेस्ड प्रोडक्शन पे रन करे जाते हैं। तो जब आपका मॉलिक्यूल लॉन्च ही होता है तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा उसका स्केल अप नहीं होता। तो सपोज करते हैं आप इनोवेटर है एंड आप एसआरएफ है, तो एसआरएफ ने मल्टीपर्पज प्लांट सेटअप करा है क्योंकि आपके मॉलिक्यूल की इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, इतनी ज्यादा इस टाइम पे सप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से एसआरएफ ने मल्टीपर्पज प्लांट सेटअप करा है। क्योंकि एक मल्टीपर्पज प्लांट में बहुत सारे फिर आप जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रन कर सकते हैं। एंड मल्टीपर्पज प्लांट से क्या होगा कि अगर आप 7-8 मॉलिक्यूल्स को रन कर रहे हैं तो आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्टर्स के अंदर रन कर सकते हैं। बट क्योंकि आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्टर्स के अंदर रन करें तो एक प्रॉब्लम जरूर होगी कंपनीज को कि आपको बार बार रिएक्टर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी ताकि कोई रिएक्शन ना हो जाए। एंड साथ साथ क्योंकि रिएक्टर की क्लीनिंग कर रहे हैं तो चेंज ओवर टाइम आ जाता है, तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहती है। पर फिर होता क्या है, अगर आपका एंड मॉलिक्यूल हिट हो जाता है, अगर इनोवेटर ने मार्केट के अंदर लॉन्च करा और उसका स्मैशिंग हिट हो गया, तो फिर क्या होता है, अगर इनोवेटर को और वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड होती है तो आपका वो जो मॉलिक्यूल है वो मल्टीपर्पज से मूव करता है टुवर्ड्स अ डेडिकेटेड प्लांट। एंड जब वो डेडिकेटेड प्लांट में जाता है तो तब वहां पे रियल स्केल ऑफ बिजनेस आता है। तो एसआरएफ का अगर आप बिजनेस देखते हैं तो एसआरएफ के पास आज स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर 250 केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम डेडिकेटेड प्लांट्स। तो डेडिकेटेड प्लांट्स माने जो डेडिकेटेड इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो दिस जस्ट शोज द स्केल ऑफ द बिजनेस, द शेयर स्केल ऑफ द बिजनेस दैट दे हैव। तो ये आपको पॉइंट इसलिए जरूरी था बताना ताकि आपको बिजनेस का स्केल पता लगे कि एग्रोकेमिकल्स में एक्चुअली इनका इतना ज्यादा स्केल इन्होंने कैसे क्रिएट करा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ एसआरएफ के पेटेंट्स देखते हैं तो इनका जो केमिकल एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप है वहां से इन्होंने 114 पेटेंट्स फाइल करे अभी तक। एंड इंटरमीडिएट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी इन्होंने प्रोसेस पेटेंट्स फाइल करे हैं कि प्रोसेस पेटेंट इनके पास रहे। एंड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनके भी पेटेंट्स इन्होंने फाइल करें। तो यहाँ पे मैं आपको 2 इंटरमीडिएट्स का एग्जांपल देता हूं। तो एक इंटरमीडिएट है जिसका नाम है TFMP। तो TFMP आप सिर्फ इंटरमीडिएट का नाम सुन सकते हैं ताकि आपको समझ आए। तो एक TFMP करके इंटरमीडिएट है और एक और है दोनों इंटरमीडिएट, एक अल्फा TFMP है, दूसरा भी बेटा TFMP है। दोनों का एग्रोकेमिकल्स के अंदर यूसेज है और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूसेज है, दोनों इंडस्ट्री के अंदर यूसेज होते हैं। यहां पे अगर आप इनकी ग्रोथ रेट्स देखते हैं मार्केट में तो एक 13% पर एनम पे ग्रो कर रहे हैं और एक 21% पर एनम पे ग्रो कर रहे हैं। एंड अगर आप इनके पेटेंट्स देखते हैं तो एसआरएफ ने दोनों के प्रोसेस पेटेंट्स यहां पे फाइल कर रखे हैं। तो TFMP का भी पेटेंट एसआरएफ ने फाइल कर रखा है एंड जो TFMB है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजल्डिहाइड, इसका भी पेटेंट एसआरएफ ने फाइल कर रखा है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो प्रोफेसर संजय बख्शी ने रिसेंटली ट्विटर पे भी पूछा था कि अगर इंक्रीमेंटल आरओसी करंट आरओसी से कम है तो क्या एक बिजनेसमैन को प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए? तो आंसर इज नो, क्योंकि एक एनालिस्ट का तरीका है बिजनेस को देखने का। बिजनेसमैन मार्केट कैप क्रिएट करता है, एनालिस्ट हमेशा वैल्यूएशन देखते हैं। इस वजह से बिजनेसमैन ही होता है जो एट द एंड जो मार्केट कैप की क्रिएशन करता है। तो बिजनेसमैन का तरीका क्या है? तो 2015 टू 18 के बीच में एग्रोकेमिकल मार्केट में डाउन साइकिल आई थी, क्योंकि जो ग्लोबल इनोवेटर्स हैं, अगर आप कॉल्टीवा का एग्जांपल लें, अगर आप बेयर्स या क्या नाम है मॉन्सेंटो का एग्जांपल लें, या BASF, इन सारी कंपनीज का एग्जांपल लें, तो ये कंपनीज एक थ्रू अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन जा रही थी, माने एक दूसरे को अक्वायर कर रही थी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो रहे थे, जिसकी वजह से न्यू मॉलिक्यूल्स की लॉन्चेस कम हो रही थी। तो एक मार्केट में अनसर्टेनिटी थी एंड मार्केट में कई कई जगह ड्रॉट भी आ रखी थी और बहुत ज्यादा स्टॉकिंग हो रखी थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स लाइक SRF, PI इंडस्ट्रीज, इन पे क्या हो रखा था कि इनकी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रखी थी। बट SRF ने इस टाइम पे भी क्या करा कि इन्होंने केपेक्स बहुत करा। अगर आप इस टाइम पे SRF का कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं केमिकल बिजनेस का, तो इस टाइम पे भी इनका कैपिटल एम्प्लॉयड मोटा मोटा इस बिजनेस में 2015 टू 2018 के बीच में 2300 करोड़ से 3550 करोड़ का हो गया, माने यहां पे फिर भी ये केपेक्स करते गए। वह डिवीजन की सेल्स 1263 करोड़ से 1611 करोड़ तक की थी, माने इनका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर बहुत घट गया, क्योंकि सेल्स इतनी नहीं बढ़ी फिर भी कैपेक्स चल रहा था। बट जैसे ही डाउन साइकिल घटा, जैसे ही डाउन साइकिल हटी, अगर आप फिर सेल्स देखते हैं क्योंकि कैपेसिटीज इन प्लेस थी, तो 2018 से 2022 तक अगर आप देखते हैं तो इनकी सेल्स 1600 करोड़ से केमिकल डिवीजन में 5200 करोड़ की होगी। एंड इस बेस पे आई थिंक नो केमिकल बिजनेस हैज ग्रोन एट सच लेवल्स, बिकॉज देयर ग्रोथ हैज बीन द फास्टेस्ट पोस्ट 2018। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड करके रख ली थी। अगर आप केमिकल बिजनेस का ईबिट देखते हैं, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो 2018 में इनका ईबिट था 269 करोड़ का, जो इनका 2022 में 1400 करोड़ के आसपास हो गया। तो माने ईबिट भी इनका नियरली 5x के आसपास हुआ है लास्ट 4 इयर्स के अंदर, स्पेशली व्हेन दे बिल्ट अप द कैपेसिटीज। तो SRF ऐसा आज क्या यूनिक कर रहा है इस बिजनेस के अंदर, एक बार ये उसको समझते हैं। तो पहली चीज SRF क्या यूनिक कर रहा है कि SRF इज क्लाइंबिंग अप द वैल्यू चेन। क्या क्लाइंब अप कर रहा है वैल्यू चेन में? कि अब SRF एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आ रहे हैं। तो पहले सिर्फ इंटरमीडिएट्स में था, एग्रोकेमिकल्स में, अब AIs में आ रहे हैं। तो 9 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का या 8 to 9 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर आई थिंक SRF के हैंड में, एंड क्या उनका साइज है ऑर्डर्स का, एक बार वो पता करना पड़ेगा। फिर सेकंड चीज SRF यहां पे कर रहा है कि SRF फर्स्ट टाइम फार्मा इंटरमीडिएट्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका केमिकल्स का बिजनेस 85% एग्रोकेमिकल से आता है, 15% फार्मा से आता है। तो देयर टारगेट इज टू ब्रिंग फार्मास्यूटिकल्स टू 30% ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए इन्होंने फार्मा इंटरमीडिएट प्लांट, एक PIP प्लांट भी अनाउंस करे ऑलमोस्ट 190 करोड़ का, एंड साथ साथ ये फार्मास्यूटिकल्स में भी अब केपेक्स अनाउंस करते जाएंगे। फिर इनका एग्रोकेमिकल्स में भी एक मल्टीपर्पज प्लांट का एक फोर्थ प्रोजेक्ट आ रहा है 380 करोड़ का, तो वो भी इनका अनाउंस्ड है। मल्टीपल डेडिकेटेड प्लांट्स इनके कोई 76 करोड़ का आ रहा है, कोई 90 करोड़ का आ रहा है। तो बहुत सारे छोटे छोटे केपेक्सेस हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो टोटल में आई थिंक केमिकल डिवीजन में इनका 2500 टू 2700 करोड़ का केपेक्स इनका इस टाइम पे अनाउंस हो रखा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स इनका 12,500 करोड़ का जो केमिकल डिवीजन है, फ्लोरोपॉलीमर्स हो गया, केमिकल हो गया, रेफ्रिजरेंट गैसेस है, इनका 12,500 करोड़ का जो केपेक्स है यहीं पे अनाउंस्ड है। और क्या डिफरेंस है कि इनके पास प्रोसेस पेटेंट्स है, प्रोसेस पेटेंट्स के बाद ऑलमोस्ट ऑल एग्रोकेमिकल कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स। एंड अब ये फार्मा डिवीजन में फर्स्ट टाइम दे आर फोकसिंग, क्योंकि फार्मा डिवीजन में दे मेक वन थिंग बाय द नेम ऑफ पायराजोल इंटरमीडिएट्स। तो पायराजोल इंटरमीडिएट्स अगेन वो फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल दोनों में यूज होता है। तो यहाँ पे एक सिनर्जी है, क्योंकि फ्लोरीन केमिस्ट्री का फार्मा में भी यूसेज है और एग्रोकेमिकल में भी यूसेज है। अगर दोनों चीजों में यूसेज हो रहा है तो देन इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो दिस इज समथिंग दैट SRF इज डूइंग, एंड फर्स्ट टाइम SRF ने एक डेडिकेटेड R&D टीम रखी है फॉर देयर फार्मास्यूटिकल डिवीजन। तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि फार्मास्यूटिकल डिवीजन को 30% ऑफ सेल्स क्या लेके आ पाते हैं या नहीं लेके आ पाते, क्योंकि अगर ये इंटरमीडिएट्स फार्मास्यूटिकल में भी 30% ऑफ सेल्स ले आते हैं तो वो डिवीजन भी एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा होने लग जाएगा। एंड ये फार्मास्यूटिकल्स में भी जो इनके पायराजोल इंटरमीडिएट्स है, यहाँ पे भी इन्होंने प्रोसेस पेटेंट्स ले रखे हैं। सो अगेन दिस इज अ स्टोरी ऑफ टेक्निकल नो हाउ, स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो बार बार यही चीज आपको बार बार दिखेगी SRF के बिजनेस के अंदर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ SRF इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, एंड रिमेन्स टू बी सीन कि फार्मा बिजनेस को ये इस टाइम पे कैसे स्केल कर पाते हैं। फार्मा बिजनेस में एक और चीज है इनके पास जो इन्होंने डुपॉन्ट से एक्वायर करी थी, जिसको हम कहते हैं डायमिल 134A।
तो ये आई थिंक जो एक गैस मैन्युफैक्चर ऑलरेडी करते थे HFC 134A, बट उसकी जो फार्मा ग्रेड गैस है डाइमिल 134AP, तो वो भी इन्होंने रिसेंटली 2015 में प्लांट अक्वायर करा था। आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस थी इन्होंने डुपॉन्ट से अक्वायर करी थी, एंड उसकी जो CGMP सर्टिफिकेशन है माने फार्मा ग्रेड, अगर आप फार्मास्यूटिकल नीड्स हैं या जो ह्यूमन नीड्स है आप उसमें सप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी इन्होंने स्टार्ट करी मैन्युफैक्चर करना। एंड देयर आर बेयरली फ्यू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डाइमिल 134A इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड इंडिया में आई थिंक दिस कंपनी इज वन ऑफ द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डाइमिल 134A इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो दिस अगेन टेल्स यू कि कंपनी ऐसी वाइड स्पेसेस को आइडेंटिफाई करके वहां पे बार बार जाके हाइपर स्केल कर रही है। सो दिस वाज द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस। अब हम आते हैं इनके फ्लोरोपॉलीमर्स बिजनेस में। तो फ्लोरोपॉलीमर बिजनेस में मैंने आपको बताया R22 बारे में, रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस में। तो अभी ये R22 का एक्सपेंशन कर रहे हैं। R22 का एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि R22 का एक्सपेंशन करके ये क्या बनाने वाले हैं, PTFE। तो आप सबने टेफलॉन का नाम सुना होगा। तो अगर आपके घर पे नॉन स्टिक पैन है या टेफलॉन पैन्स हैं, तो उसके ऊपर वो नॉन स्टिक क्यों रहते हैं या फिर वो उस पर क्या लगा होता है, टेफलॉन। एंड टेफलॉन क्या है, PTFE। तो PTFE इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोरोपॉलीमर। सो दीज आर हार्डन्ड प्लास्टिक ब्लेंड्स जो एक टाइप ऑफ मतलब फ्लोरीन के थ्रू बनते हैं। तो R22 गैस का ये डेरिवेटिव होता है। R22 गैस की जो वैल्यू चेन होती है उससे PTFE बनाया जाता है। अगर आज आप PTFE की मार्केट देखते हैं वर्ल्ड वाइड, तो PTFE की जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 2,50,000 टन की है, जिसमें से SRF इस टाइम पे फर्स्ट टाइम 5,000 टन पर एनम का प्लांट लगा रहा है 425 करोड़ का केपेक्स करके। वर्ल्ड की 11% कैपेसिटी जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है उसके पास है इंडिया के अंदर से। जो फ्लोरोपॉलीमर्स है सबसे एक्साइटिंग वर्टिकल है, क्योंकि इनका यूसेज जो है सोलर एनर्जी में भी है, उसके अलावा यहाँ इनका यूसेज हाइड्रोजन के अंदर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरोपॉलीमर्स देखेंगे तो इनका PFA में, इनका सेमीकंडक्टर में भी यूसेज है। तो यहाँ पे माइक्रो पाउडर्स देखेंगे, इनका प्रिंटिंग इंक्स में यूसेज है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में यूसेज है, कोटिंग्स में यूसेज है। PTFE का ऑयल एंड गैस में यूसेज है, फार्मा में यूसेज है, फूड में यूसेज है, ऑटोमोटिव में यूसेज है, इलेक्ट्रिकल्स में यूसेज है, कुकवेयर में यूसेज है। जो हमने PTFE का नॉन स्टिक हमने सुना है कि बेसिकली नॉन स्टिक कुकवेयर होगी। PFA का सेमीकंडक्टर में यूसेज है, एरोस्पेस वर्टिकल में यूसेज है, करोजन रेजिस्टेंट फ्लूइड ट्रांसफर में यूसेज है, वायर्स एंड केबल में यूसेज है, टेलीकॉम में यूसेज है। PVDF का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिर जो लिथियम आयन बैटरीज में PVDF सेपरेटर्स हैं उनका बहुत ज्यादा यूसेज है, जैसा हम इस इमेज में देख सकते हैं कि PVDF सेपरेटर्स यूज होते हैं लिथियम आयन बैटरीज में। फिर FEP जिनका वायर एंड केबल और डिफेंस के अंदर यूसेज है, FKM है, फिर PPA है। तो बेसिकली एक फ्लोरोपॉलीमर्स की जैसी आप वैल्यू चेन एंटर करते हैं तो आपके लिए एक होल न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्साइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फ्लोरीन ओपन अप हो जाता है। बट इस टाइम पे SRF कौन सी वैल्यू चेन एंटर कर रहा है, सिर्फ PTFE की कर रहा है। एंड PTFE में भी इस टाइम पे 4 ग्रेड्स एंटर कर रहा है, जिसमें से 2 स्पेशलिटी ग्रेड्स हैं, 2 कमोडिटी ग्रेड्स हैं। तो 425 करोड़ का कैपेक्स है, जिसमें से दे आर एक्सपेक्टिंग कि 65% का आसपास ग्रोस मार्जिन आएगा। तो इस टाइम पे PTFE की जो मार्केट है ऑलमोस्ट 10% की यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की शॉर्टेज हो रखी है। तो बेसिकली सप्लाई की यहाँ पे इस टाइम पे शॉर्टेज हो रखी है, बिकॉज अगेन फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट पावर इंटेंसिव लाइक एनर्जीज, लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सो दिस इज वाई फ्लोरोपॉलीमर्स का जो यहाँ पे सेक्टर है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में जाके ये जो PVDF है और ये जो FKM है, यहाँ पे जाके क्या क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं, क्या ये लिप F6 इलेक्ट्रोलाइट्स इन चीजों में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि इन सबका यूसेज बैटरी, केमिकल्स और इन सारी चीजों में, जिनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी ज्यादा यूसेज है। एंड एट द एंड SRF की मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली मैनेजमेंट मीट्स में बोला भी है कि हम जो PVDF है एंड ये जो FKM है या जो फ्लोरोपॉलीमर्स की वैल्यू चेन है, इसके अंदर भी हम जरूर एंटर करेंगे, बट आफ्टर मे बी 2-3 ईयर्स। सो दिस इज वन एस्पेक्ट जो इस पे ऑप्शनैलिटी और भी बड़ी ओपन हो सकती है, क्योंकि जब फ्लोरोपॉलीमर्स के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे केपेक्स लेवल्स तो फिर 3-4-5,000 करोड़ के आसपास आपको चाहिए होंगे, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी वेरी केपेक्स इंटेंसिव फील्ड, क्योंकि आपके एसेट टर्न्स आर लो बट आपके मार्जिन फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छे बन जाते हैं। जैसे ग्रॉस मार्जिन PTFE जैसे कमोडिटी प्रोडक्ट में 60-65% ग्रॉस मार्जिन है। सो दिस वाज अ फ्लोरोपॉलीमर बिजनेस। फाइनली अब हम आते हैं इनके इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स बिजनेस में। तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स बिजनेस में तो ये जो क्लोरोमीथेन्स की वैल्यू चेन है, माने जो क्लोरीन बेस्ड केमिकल्स है, उसके अंदर काम करते हैं। क्यों ये काम करते हैं क्लोरीन बेस्ड केमिकल्स में? क्योंकि जो HFC 22 या HFC 32 या जितनी भी हाइड्रोफ्लोरो कार्बन के बनाते हैं रेफ्रिजरेंट्स, तो उसमें क्या लगता है, फ्लोरीन लगता है और उसमें क्लोरीन लगता है। तो फ्लोरीन की वैल्यू चेन में तो मैं काम कर ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं क्लोरीन की वैल्यू चेन में भी काम कर लूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंटीग्रेटेड तो हुई।
तो इसी को हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है पूरी केमिकल कंपनी में। तो दिस इज कंप्लीटिंग द पजल्स। फ्लोरीन की वैल्यू चेन में काम कर रहा हूं तो इससे HFC32 बन रही है। फिर क्या होगा कि अगर क्लोरीन चाहिए तो क्लोरीन की वैल्यू चेन में भी काम कर लेता हूं, जिससे आई विल बिकम अ फुल्ली इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी। इस वजह से क्लोरोमीथेन्स में भी इस टाइम पे काम करने। सो क्लोरोमीथेन्स इज नथिंग बट एन इंडस्ट्रियल केमिकल जिसका अगेन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एंड इसका जो यूसेज है एज अ क्लोरोफॉर्म भी होता है, इसका यूसेज एग्रोकेमिकल्स में भी होता है, रेफ्रिजरेंट गैसेस में भी होता है, फार्मास्यूटिकल्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसका यूसेज होता है, फिर इसका यूसेज जो सॉल्वेंट्स में भी होता है। सो दीज आर मल्टीपल यूजेस ऑफ क्लोरोमीथेन्स जो हमने डिस्कस करे। तो इस टाइम पे क्लोरोमीथेन्स में भी जो SRF की अगर हम बात करते हैं तो SRF का 95,000 टन पर एनम का कैपेसिटी था। तो इस टाइम पे SRF उस कैपेसिटी को 1 लाख टन पर एनम से बढ़ा रहे हैं। तो इनके दो प्लांट्स थे, आई थिंक 45,000 या 46,000 टन पर ईच के, जो अभी ये फर्स्ट टाइम 95,000 या 1 लाख टन का एक डेडिकेटेड प्लांट लगा रहे हैं, विच इज अ वेरी ह्यूज प्लांट इट इज कमिंग अप विद, जो 310 to 320 करोड़ के केपेक्स के साथ आ रहे हैं। सो दिस विल गिव इट द लार्जेस्ट कैपेसिटी डोमेस्टिकली व्हेन इट कम्स टू क्लोरोमीथेन्स। सो ये इनका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स का बिजनेस था, बट ये बिजनेस हैज बीन द स्लोएस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द केमिकल डिवीजन, क्योंकि लास्ट 3 years में दिस बिजनेस हैज मोस्टली बीन फ्लैट। बट ये बिजनेस इनका प्योरली एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्ले है कि क्लोरोमीथेन्स का इंपोर्ट यहाँ पे टोटली सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो दिस वाज द केमिकल बिजनेस ऑफ SRF। एंड केमिकल बिजनेस में टोटली SRF ने कुछ 12,500 करोड़ के आसपास का केपेक्स काफी जगह इन्होंने काफी सारी मीटिंग्स में अनाउंस करा है कि नेक्स्ट 4 to 5 years में कुड भी कि इतने का कैपेक्स हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि इनका गोल क्या है 20% ROC 20% अर्निंग्स ग्रोथ, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि वो फ्यूचर एस्टिमेट्स देना हमारा काम नहीं है, वो तो मैनेजमेंट में ही देखना है। बट डेफिनेटली दिस इज वन मैनेजमेंट विच हैज लॉन्ग टर्म अटेंशन स्पैन। जो हमने देखा कि 2015 to 18 का डाउन टर्न था, उसके बाद भी इन्होंने फिर भी वहां पे केपेक्स करते गए, क्योंकि इन्हें पता था कभी ना कभी अपटर्न तो आएगा ही। फाइनली हम SRF के थर्ड डिवीजन की तरफ आते हैं, जो है पैकेजिंग बिजनेस। तो पैकेजिंग बिजनेस में SRF इस टाइम पे 3 डिविजन्स के अंदर है। कौन कौन से 3 डिविजन्स के अंदर है इस टाइम पे SRF? तो फर्स्ट डिवीजन जिसके अंदर SRF है, दैट इज बोपेट फिल्म्स। सेकंड डिवीजन जिसके अंदर SRF है, दैट इज बॉब फिल्म्स। एंड थर्ड डिवीजन जिसके अंदर SRF इस टाइम पे आ रहा है, दैट इज एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो जो बोपेट फिल्म्स एंड बॉब फिल्म्स का डिवीजन है, तो SRF ने यहाँ पे क्या करा है कि जो पैकेजिंग फिल्म्स की इंडस्ट्री है ग्लोबली, आई थिंक 16 to 20 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, और इंडिया में भी 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। एंड पैकेजिंग फिल्म्स की इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। बट पैकेजिंग फिल्म्स बॉब और बोपेट के अंदर एक क्या प्रॉब्लम है, सिक्लिकलिटी की। इवन तो डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो SRF यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करता है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा है। बट पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करके फिर एक एंड पैकेजर को दे देता है, या फिर एक एंड असेंबलर को दे देते हैं, फिर वो जाके बाकी जो कंपनीज है उनके लिए पैकेजिंग करता है। तो यहाँ पे FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे लेज के जो पैकेट्स हो गए, या फिर और भी जो बिस्किट्स के पैकेट्स हो गए, तो इनकी जो पैकेजिंग है दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय SRF। एंड SRF के पास यहाँ पे इंडिया में भी प्लांट्स हैं, इंदौर में भी प्लांट है, आई थिंक इंडिया में भी इनके पास प्लांट्स है, एंड दे हैव आल्सो प्लांट्स अब्रॉड में थाईलैंड में इनके पास प्लांट है, फिर इनके पास एक प्लांट इनका हंगरी के अंदर भी प्लांट है। एंड SRF आल्सो हैज वन मोर प्लांट इन साउथ अफ्रीका। अगर हम इनके पैकेजिंग बिजनेस की सेल्स देखते हैं तो लास्ट 5 to 10 ईयर्स में आई थिंक इनकी पैकेजिंग बिजनेस की सेल 871 करोड़ से 4,779 करोड़ की हुई है। बट EBIT मार्जिन लास्ट 5 ईयर्स में इनके 14 to 20% के बैंड में। 2014 में पूरी इंडियन इंडस्ट्री के जो EBIT मार्जिन है दैट वेंट टू नेगेटिव। दिस वॉज बिकॉज कि बहुत सारी कैपेसिटी 2012 और 2013 के अंदर बहुत सारे नए प्लांट्स ऑन स्ट्रीम आ गए थे। तो ऐसा 2022 और 2023 में भी माना जा रहा है, हो सकता है 2023 या 2024 में, कि बहुत सारे प्लांट्स जो बॉब फिल्म्स हैं उसके अंदर दे कम ऑन स्ट्रीम टुगेदर। बट SRF की क्या स्ट्रैटेजी रही है कि दे आर गोइंग नियर देयर कस्टमर्स टू सेटअप प्लांट्स। जैसे हंगरी में चले गए प्लांट सेटअप करने, जैसे थाईलैंड में चले गए, जैसे साउथ अफ्रीका में चले गए। सो दिस इज वन ऑफ द जो स्ट्रैटेजी है इन्होंने अप्लाई करी है, साथ साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। बट डेफिनेटली दिस इज अ शैलो सिक्लिकल बिजनेस। अब हम SRF का यहाँ पे जो अगर हम जो मोड्स का मीटर देखते हैं डिफरेंट इनके कॉन्ग्लोमरेट्स का, पहले हमने टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस या जो नायलॉन कॉर्ड बिजनेस है उसकी बात करी। तो नायलॉन कॉर्ड बिजनेस में जो मोट है इनका एक मीडियम मोट है,
डेफिनेटली एक मीडियम मोड है, बट उसके साथ साथ वहाँ पे जो री इन्वेस्टमेंट का मीटर है दैट इज ऑल्सो मीडियम टू लो। वहाँ पे री इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम है, तो उसीलिए उसके कैश फ्लोज यूज करके बाकी सारे बिजनेसेस में आए। फिर सेकंड जो केमिकल्स और जो केमिकल्स है रेफ्रिजरेंट गैस का बिजनेसेस है, वहाँ पे इनके पास डेफिनेटली एक डीप मोट है, एंड जो री इन्वेस्टमेंट मोट है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। फिर थर्डली अगर हम इनका पैकेजिंग का बिजनेस देखते हैं, वहाँ पे एक शैलो मोट है, बट वहाँ पे री इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। बट अगर हम मार्जिन प्रोफाइल देखते हैं तो नाइलॉन कॉर्ड बिजनेस में मार्जिन आर फेयरली स्टेबल बट स्टिल थोड़े वॉलेटाइल है। बट रेफ्रिजरेंट गैस एंड केमिकल बिजनेस में मार्जिन आर लाइक हाई एंड दे माइट बी ऑन एन एक्सपैंडिंग ट्रेजेक्टरी, तो ये आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। एंड थर्डली जो थर्ड बिजनेस है पैकेजिंग का, वहां पे मार्जिन टेंड टू बी वॉलेटाइल बिकॉज दैट हमने इनके बाकी जो पेयर्स हैं उनके अंदर जरूर देखे हैं। So this was the business analysis of the different conglomerates। अब हम जाके इनके जो competitive advantages है SRF के वो देखते हैं। Now coming to the competitive advantages of the company, या फिर जो हम elevator pitch कहते हैं उसकी तरफ आते हैं। तो पहले यहाँ पे elevator pitch क्या है, that is economies of scale। तो प्रोफेसर ब्रूस ग्रीनवॉल्ड ने competition demystified एक वंडरफुल बुक लिखी है। इस बुक में इन्होंने एक बहुत वंडरफुल कॉन्सेप्ट सिखाया है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, एक बार हम ये सीखते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल सिंपली मींस द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिपेंड्स नॉट ऑन द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द डोमिनेंट फर्म बट ऑन द साइज डिफरेंस बिटवीन इट एंड इट्स राइवल, that is on market share, and if average cost per unit decline as a firm produces more, then smaller competitors will not be able to match the cost of the larger firm even though they have equal access to technology and resources so long as they cannot reach the same scale of operations। माने जो बड़ी फर्म है एंड जो छोटी फर्म है, इवन दो सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों के पास हो, बट क्योंकि बड़ी फर्म का आउटपुट का लेवल बहुत ज्यादा है, दिस इज व्हाई द लार्जर फर्म विल ऑलवेज एंजॉय अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसकी वजह से जो बड़ी फर्म होगी उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर विल ऑलवेज बी चीपर देन द स्मॉलर फर्म। इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो एसआरएफ के केस में कैसे है, तो हम देखते हैं एसआरएफ ने 2012 के अंदर दहेज में एक प्लांट सेटअप करा था जो 293 एकर्स के लैंड पार्सल पे था, जिसमें से आज इन्होंने 126 एकर्स के आसपास की डेवलपमेंट करी है। बट दिस इज अ प्योरली इंटीग्रेटेड लैंड पार्सल, माने यहां पे ये बेस केमिकल से लेके जो उसके डाउन स्ट्रीम है सारे के सारे यहां पे बनाते हैं। तो फ्रेट कॉस्ट से लेके डाउनस्ट्रीम की प्रोडक्शन तक, फ्रॉम वेरी चीप केमिकल्स टू वेरी हाई एंड केमिकल्स, सारी की सारी प्रोडक्शन इस लैंड पार्सल के ऊपर होती है। So this is why again एक economies of scale का advantage हो जाता है, and SRF actually is the largest fluorine company in the country right now, so that also ends up adding to its economies of scale। So this is one of the key competitive advantages। Second key competitive advantage पे आता है SRF की। Second key competitive advantage is technical know-how। तो टेक्निकल नो हमने बार बार देखा, तो यहाँ पे SRF हैज मोर देन 400 एम्प्लॉइज इन केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप। तो सिर्फ CTG ग्रुप में 400 एम्प्लॉइज से कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऑलमोस्ट 117 करोड़ ये R&D पे स्पेंड करते हैं। तो अभी तक इन्होंने 361 पैटेंट्स के लिए फाइल करे, जिसमें से 114 पैटेंट्स इनको अभी तक ग्रांट हो चुके हैं। एंड दीज पैटेंट्स आर एक्चुअली मेंट फॉर प्रोसेस, कि आप एक मॉलिक्यूल को किस प्रोसेस के थ्रू आप बनाते हैं, उसके इनको प्रोसेस पैटेंट्स मिल रखे हैं। तो जैसे हमने इनके एग्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर देखा था, 2 पैटेंट्स का हमने एग्जांपल डिस्कस करा था प्रोसेस पैटेंट्स का। सिमिलरली यहाँ पे इनके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल को डेवलप करने के डिफरेंट प्रोसेस पैटेंट्स हैं। और भी अगर मैं आपको टेक्निकल नो हाउ का यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, तो यहाँ पे R22 गैस की हमने बात करी थी कि दैट इज बीइंग फेज्ड आउट, बट SRF बिलीव्स, अगेन यहाँ पे मैं आपको इनोवेशन का एग्जांपल देता हूँ, टेक्निकल नो हाउ का एग्जांपल देता हूँ, कि R22 फेज आउट होने के बाद भी 2030 में उसकी फिर भी एक रिप्लेसमेंट मार्केट तो फिर भी एग्जिस्ट करेगी। तो ऑलरेडी SRF ने जो उसकी रिप्लेसमेंट है दैट इज R467A, माने जो R22 की जो रिप्लेसमेंट होगी, SRF ने ऑलरेडी उसको डेवलप कर ली है, and it is the first company in Asia to register its refrigerant with ASHRAE, that is American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers in the USA, and it is the first company जिसने ASHRAE approval इस टाइम पे लिया है। So again that gives you an idea कि यहाँ पे क्या टेक्निकल नो हाउ है एंड क्या गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, कि आपने ऑलरेडी 10 years इन एडवांस का सोच रखा है कि 2030 में वो गैस फेज आउट होनी है, बट आपने ऑलरेडी उसका सोच के रखा हुआ है। So this is one of the key competitive advantages। थर्ड की competitive advantage पे आते हैं। तो जब हमने फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री की बात करी, तो फ्लोरीन केमिस्ट्री में फ्लोरीन एटम के साथ मतलब फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में देयर आर 8 ways टू डील विद द केमिस्ट्री। तो एक्चुअली में इंडिया में जब हम देखते हैं तो मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं दे एक्चुअली यूज 2 ways टू बेसिकली डू फ्लोरिनेशन।
कौन सी जो मतलब ज्यादातर कंपनीज यूज करती हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक फ्लोरिनेशन विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी। बट एसआरएफ का देखते हैं तो एसआरएफ इज द ओनली इंडियन कंपनी which can actually do fluorination through 8 ways. That is HF vapor phase, that is ECF nucleophilic, dashed, F2 fluorination, NF reagent and SF4. तो माने अगर इनके केमिस्ट्री नेम्स आप छोड़ सकते हैं, वो हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम लोग तो बिजनेस वाले हैं, पर ये चीज आपको समझाने के लिए कि एक टेक्निकल नो हाउ का क्या मतलब है कि अगर मैं 8 वेज के थ्रू कर सकता हूं तो इवन दो और भी लोग फ्लोरीन में आ रहे हैं बट वो लोग वो नहीं कर सकते जो मैं इस टाइम पे कर रहा हूं। सो अगेन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो अगेन दिस एंड्स अप बिकमिंग अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। और भी अगर हम सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज एसआरएफ के जो बिजनेस के अंदर डिस्कस करते हैं, that is SRF is one of the only serious fluorine players to have massive agro intermediate capacity, and there are only few innovator contract manufacturers agrochemicals में एक डेकन है, एक PI है और एक SRF है जिनके पास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। एंड फाइनली हम देख सकते हैं कि टेक्निकल इनोवेशन इन्होंने डिफरेंट प्रोसेसेस में करी है। सो दीज आर द मल्टीपल एंट्री बैरियर्स दैट एग्जिस्ट इन द बिजनेस ऑफ एसआरएफ। इसके बाद हम थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखते हैं। नाउ कमिंग टू द थीसिस पॉइंटर्स ऑफ द कंपनी की एसआरएफ के बिजनेस में क्या थीसिस पॉइंटर्स है। तो पहला जो हम थीसिस पॉइंटर के साथ बात कर सकते हैं दैट इज एन इमर्जिंग केमिकल जायंट। तो इमर्जिंग केमिकल जायंट का क्या मतलब है? अगर हम BASF को देखते हैं या अगर हम सुमितोमो को देखते हैं या अगर हम बेयर्स को देखते हैं इंटरनेशनली, सो ऑल दीज इंटरनेशनल जायंट्स हैव मल्टीपल केमिकल डिविजन्स। तो पहले मैं आपको BASF का एग्जांपल देता हूं। तो BASF के डिवीजन केमिकल बिजनेस के अंदर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस 14.1% है, सरफेस टेक्नोलॉजीज 30% है, न्यूट्रिशनल केयर 10% के आसपास है, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन 14% है एंड केमिकल बिजनेस ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। वेरस जब आप बेयर्स की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल 39% है, कंज्यूमर हेल्थ 11% है, वेरस क्रॉप साइंसेज ऑलमोस्ट 50% है। फिर फाइनली अगर आप थर्ड बिजनेस को देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल्स ऑलमोस्ट 30% से प्लस है, फिर वाटर एंड प्रोडक्शन केमिकल्स 29.5% है एंड जो मटेरियल केमिकल्स है दैट इज 36.2%। सिमिलरली जब हम एसआरएफ की बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ केमिकल डिविजन्स। तो जैसे हमने बात करी कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स का डिवीजन है, जब हमने क्लोरोमीथेन्स की बात करी, फिर हमने बात की रेफ्रिजरेंट गैसेस की। रेफ्रिजरेंट गैसेस में जब हमने R22 डिस्कस करा, HCFCs डिस्कस करी, HFCs डिस्कस करी, HFO की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनके पास है। देन फिर हमने फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स में फिर हमने देखा कि इनके पास फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं, एग्रो इंटरमीडिएट्स हैं एंड साथ साथ हमने यहाँ पे देखा फ्लोरोपॉलीमर्स का बिजनेस। तो फ्लोरोपॉलीमर्स का बिजनेस भी एक्चुअली में इट एंड्स अप बिकमिंग अ थीसिस पॉइंटर, क्योंकि फ्लोरोपॉलीमर्स की जो आज मार्केट है वर्ल्ड में ऑलमोस्ट $8 बिलियन की मार्केट है। जब हमने फ्लोरोपॉलीमर्स का डिवीजन डिस्कस करा था देन वी ऑल्सो डिस्कस दिस एंड फ्लोरोपॉलीमर्स की मार्केट आज भी ऑलमोस्ट 5 to 6% पर एनम पे ग्रो कर रही है। तो इफ SRF emerges as a chemical giant, then we'll see that these 4 divisions emerge as actually the main drivers of this chemical business. सो एक्चुअली में इंडिया में ये केमिकल बिजनेसेस में एक एक डिवीजन जहाँ पे 2000, 3000 या 4000 करोड़ की हो जाए वो देखना काफ़ी रेयरली मिलता है एंड दिस कुड हैपन इन वन ऑफ दीज बिजनेसेस एंड ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता है। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी सीन। सेकेंड यहाँ पे जो थीसिस पॉइंटर है विच अगेन रिमेन्स टू बी सीन इज द वैक्यूम दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द रेफ्रिजरेंट गैस मार्केट। तो जब हमने रेफ्रिजरेंट गैस मार्केट की बात करी थी तो हमने वैक्यूम की भी बात करी एंड दिस इज वन ऑफ द वैक्यूम्स दैट हैज बीन क्रिएटेड। थर्ड की थीसिस पॉइंटर इन दिस बिजनेस इज कि जो केमिकल बिजनेस है दैट विल ड्राइव द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कि जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस है, जो एक टाइम पे 20-30% ईबिट जब हम प्रोडक्ट मिक्स पूरा देखते हैं केमिकल बिजनेस से आता था, फिर धीरे धीरे बढ़ के जो पूरा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 40 to 45% केमिकल बिजनेस से हुआ, अब धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 50% हो गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या आएगा कि ऑलमोस्ट 65 to 70% जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है दैट विल बी ड्रिवन बाय द केमिकल बिजनेस। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आज उस टाइम पे इस चीज़ पे बेट भी कर रहे हो सकते हैं शायद। तो ये चीज़ भी आपको जितने भी इन्वेस्टर्स हैं एसआरएफ में उनको ट्रैक कर लेनी चाहिए। और भी अगर हम थीसिस पॉइंटर एसआरएफ के बिजनेस के अंदर देखते हैं, सो वन ऑफ द की थीसिस पॉइंटर दैट आल्सो इज देयर इसकी कैपिटल आल्सो एंड्स अप बिकमिंग अ बैरियर टू एंट्री। क्योंकि एसआरएफ ने रिसेंटली अभी ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा एंड 15,000 करोड़ के केपेक्स में से 12,500 to 13,000 करोड़ का जो केपेक्स है दैट इज मेंट फॉर द केमिकल बिजनेस। तो आज इतनी केमिकल कंपनीज है इंडिया के अंदर जिनकी बैलेंस शीट का साइज ही 13,000 करोड़ नहीं है, तो दे कांट इवन इमेजिन डूइंग अ 13,000 करोड़ केपेक्स। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीसिस पॉइंटर्स कि क्योंकि आप इतना बड़े हो चुके हैं साइज में, क्योंकि कैपिटल एक्चुअली एंड्स अप बिकमिंग अ बैरियर टू एंट्री।
क्योंकि आपका मार्जिन प्रोफाइल इतना बढ़ चुका है एंड क्योंकि आपके मार्जिन और भी एक्सपैंड कर रहे हैं. सो फॉर अदर प्लेयर्स टू कम इन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको इतने साल लग जाएंगे एंड उसके बाद अपनी आप बैलेंस शीट को कितना लेवरेज करेंगे. This also ends up becoming one of the key thesis pointers in the company. One more thesis pointer in the company is कि जब हमने वैक्यूम की बात कही तो वैक्यूम के साथ साथ एक और भी चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि जब भी मार्केट्स में वैक्यूम क्रिएट होते हैं तो मार्जिन एक्सपेंशन एंड प्राइसिंग जो होती है प्रोडक्ट्स की दैट बिकम्स वेरी वेरी फर्म. तो यहाँ पे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो सकती है केमिकल डिवीजन के अंदर. तो केमिकल डिवीजन के ईबिट मार्जिन इज समथिंग दैट यू हैव टू ट्रैक. सो दीज आर ऑल द थीसिस पॉइंटर्स दैट आर देयर इन द एसआरएफ बिजनेस राइट नाउ. नाउ कमिंग टू द एंटीथीसिस पॉइंटर. तो पहला क्या की एंटीथीसिस पॉइंटर है दैट इज द फास्टर अडॉप्टेशन ऑफ हाइड्रो ओलियो फिल्म्स दैट इज एचएफओ. तो हमने जब एचएफओस की बात करी रेफ्रिजरेंट गैसेस में, दोज आर द न्यू एज रेफ्रिजरेंट गैसेस. अगर एचएफओस की फास्टर अडॉप्टेशन होती है मार्केट में बिफोर द पेटेंट एक्सपायर्स तो हो सकता है एचएफसी की डिमांड भी गिर जाए. एंड साथ साथ लिंक टू दिस क्या है कि अगर एचएफसी की मार्केट के अंदर बैन होनी भी स्टार्ट होता है, जैसे यूरोप के अंदर भी बात हुई थी कि ओवर द इयर्स एचएफसीज का बैन हो सकता है. बट अगेन दिस रिमेन्स टू बी सीन कि कोई इतना ड्रास्टिक अगर स्टेप हो सकता है अगर वैक्यूम बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ना क्रिएट हो तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट की एंटीथीसिस पॉइंटर्स कि अगर एचएफओ का फास्टर अडॉप्टेशन हो बिफोर द पेटेंट एक्सपायर्स. सेकेंड की एंटीथीसिस पॉइंटर दैट इज देयर इन द बिजनेस राइट नाउ इज दैट इज द रिस्क ऑफ फायर. तो हमने केमिकल बिजनेसेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखे हैं. तो जैसे हमने यहाँ पे नांदेसरी में भी एक केमिकल ब्लास्ट देखा था, फिर हमने उसके साथ साथ भारूच में भी एक केमिकल ब्लास्ट देखा था जो आप यहाँ वीडियोस में भी देख सकते हैं. तो दिस रिमेन्स अ की एंटीथीसिस पॉइंटर क्योंकि जैसे हमने वीडियो में इनकी कंपेटिटिव एडवांटेज में डिस्कस करा. सो दे हैव अ लैंड पार्सल जहाँ पे 123 एकर्स का प्लांट है जो इन्होंने अभी तक डेवलप करा है. लैंड पार्सल तो ऑलमोस्ट 290 एकर्स के आसपास का है. बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है क्योंकि अगर आपका इतना बड़ा लैंड पार्सल है, अगर लैंड पार्सल के ऊपर अगर कोई फायर इंसिडेंट हो तो देन इट कुड बी एन इशू कि कौन से ब्लॉक में आग लगती है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशूज दैट कैन अराइज कि कितने टाइम के लिए आपकी प्रोडक्शन भी बंद होती है. सो दीज आर सम ऑफ द टू की एंटीथीसिस पॉइंटर्स. थर्ड की एंटीथीसिस पॉइंटर यहाँ पे क्या आ सकता है विच कुड बी द बिगेस्ट एंटीथीसिस पॉइंटर इज कि 2015 टू 18 के बीच में ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट में जो ग्लोबल इनोवेटर्स थे दे वर गोइंग थ्रू अ कंसोलिडेशन. जैसे हमने इनके एग्रोकेमिकल डिवीजन में बात करी थी, तो जब उनके बीच में कंसोलिडेशन हो रही थी तो उस टाइम पे एग्रोकेमिकल्स के इतने ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे क्योंकि इनोवेटर्स है, अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में. बट फिर भी एसआरएफ ने केपेक्स करते रहा. बट ये भी हो सकता है कि अगर यूरोप के अंदर इस टाइम पे ड्रॉट आ रखी है एंड यूएस के अंदर अगर कंडीशंस वर्सन होती हैं तो देयर कुड बी सिक्लिकल डाउनटर्न इन द एग्रोकेमिकल मार्केट. एंड अगर एग्रोकेमिकल मार्केट में सिक्लिकल डाउनटर्न आता है, अगर इनोवेटर्स सफर करते हैं और अगर चैनल स्टॉकिंग होती है तो एट द एंड जो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर या केमिकल मैन्युफैक्चरर लाइक एसआरएफ है इनके ऊपर भी इनकी जो डिमांड है या फिर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट जरूर आ सकता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटीथीसिस पॉइंटर्स. बट ये उनके लिए एंटीथीसिस पॉइंटर ज्यादा है जो 1 to 2 ईयर के होराइजन से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हो सकता है आपको 1 to 2 ईयर के लिए उस सिनेरियो में कोई रिटर्न ना बने अगर एग्रोकेमिकल की मार्केट गोज थ्रू अ डाउनटर्न. फिर एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है, अगर एसडीएचआई जो वन ऑफ द की क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स इस टाइम पे बना रहे हैं, अगर एसडीएचआई फंगिसाइड पे फंगिसाइड भी पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ले एंड वो प्रोडक्ट ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑब्सोलीट हो जाए, सो दैट कैन बी वन ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर कि इनको प्रोडक्ट पे हो सकता है बार बार इनोवेट करना पड़ता हो. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर्स कि इनके प्रोडक्ट में कहीं ऑब्सोलेंस ना आ जाए. उसके अलावा अगर हम इस बिजनेस के अंदर और कोई एंटीथीसिस पॉइंटर देखते हैं जो इस बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, दैट इज वन इज की बैन ऑन रेफ्रिजरेंट गैसेस, अगर किसी टाइप की रेफ्रिजरेंट गैस पे और बैन हो जाए. एंड देन वन लास्ट इज की फास्टर कैपेसिटी एडिशन इन बॉपेट एंड बॉप मार्केट. तो इनकी जो पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस है दैट इज अ वेरी वेरी, अगर डिमांड वाइज देखें तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रक्चरल बिजनेस. बट वहां पे क्योंकि कैपेसिटी एडिशंस आर वेरी वेरी लंपी, माने कभी क्योंकि अगर बॉपेट मार्केट देखते हैं तो बॉपेट मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, तो अगर वहां पे कैपेसिटी एडिशंस बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत कम हो जाती है तो देयर इज अ सिक्लिकलिटी इन मार्जिन्स. तो एक टाइम पे इनके मार्जिन्स 2 या 3% भी जा चुके हैं ईबिट मार्जिन उस बिजनेस में. तो वापस अगर ऐसा होता है तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि कितने टाइम की शैलो सिक्लिकलिटी पैकेजिंग बिजनेस में रहती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मल्टी डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट. सो दीज आर सम ऑफ द एंटीथीसिस पॉइंटर्स दैट एग्जिस्ट इन द बिजनेस ऑफ एसआरएफ. एंड द बिगेस्ट एंटीथीसिस पॉइंटर दैट देयर इज, बिकॉज ये लोग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, क्रैम्स में इनोवेटर सिंथेसिस भी करते हैं. तो अगर इन्होंने किसी इनोवेटर की आईपी को रिस्पेक्ट नहीं करा, so that is one of the pointers that can actually end up destroying the businesses. So these are some of the key antithesis pointers that comes to the business of SRF.
सो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो वी कैन कंक्लूड कि हमने वीडियो की बिगनिंग में देखा कि क्या इंट्रोडक्शन थी कि एसआरएफ स्टार्ट कैसे हुआ था, फिर हमने देखा कि एसआरएफ कैसे पहले सिर्फ एक नायलॉन कॉर्ड मैन्युफैक्चर था एंड फिर नायलॉन कॉर्ड के कैश फ्लोज यूज करके और फिर कार्बन क्रेडिट्स के कैश फ्लोज यूज करके कैसे एसआरएफ ने अपना केमिकल्स का बिजनेस स्केल करा एंड साथ साथ पैकेजिंग का बिजनेस भी स्केल करा एंड कैसे के साथ साथ एसआरएफ ने केमिकल्स के बिजनेस में डिफरेंट अपने वर्टिकल्स बिल्ड करे। कौन सा बेस पहले वर्टिकल बिल्ड करा जो फ्लोरो स्पेशलिटी का वर्टिकल था जिसमें रेफ्रिजरेंट गैसेस थे उसका वर्टिकल बिल्ड करा, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग माने एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स का वर्टिकल बिल्ड करा, फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक क्लोरोमीथेन्स का वर्टिकल बिल्ड करा एंड फाइनली हमने देखा कि और भी इन्होंने केमिकल्स के अंदर इन्होंने R&D करके ऑलमोस्ट कैसे इन्होंने अपने डिफरेंट पेटेंट्स विन करे। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली स्टडीड द बिजनेस। देन हमने जाके देखा कि पैकेजिंग बिजनेस के अंदर इनके 3 डिविजन्स कौन से एंड फिर हमने देखा इस कंपनी में क्या क्या की कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द की थीसिस एंड द एंटी थीसिस पॉइंटर्स। इस बिजनेस की जो वैल्यूएशन है जो भी व्यूअर्स हैं, तो इफ यू वांट टू डू द वैल्यूएशन ऑफ दिस बिजनेस तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू कि आपको इस बिजनेस का सम ऑफ द पार्ट्स एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द पार्ट्स एनालिसिस क्या होता है कि आपको इस बिजनेस का जो टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस है उसको अलग से निकाल के वैल्यू करना पड़ेगा, फिर आपको इस बिजनेस का जो पैकेजिंग एंड फिल्म्स का बिजनेस है उसको अलग से निकाल के वैल्यू करना पड़ेगा एंड फिर आपको जो इस बिजनेस का केमिकल्स का बिजनेस है उसको अलग से निकाल के वैल्यू करना पड़ेगा। तो जितने भी एसओआईसी ट्राइब मेंबर्स हैं हमने आपके लिए एक सम ऑफ द पार्ट्स पे डिटेल 20 to 25 मिनट्स की वीडियो एसओआईसी मेंबरशिप में बना के अपलोड करी है जस्ट टू टीच यू कि आप सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग conglomerates। एंड एट द एंड अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा तो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो अगेन विद दैट मोनीश पवराई स्लाइड ऑन स्पॉनर्स। स्पॉनर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर दोज बिजनेसेस व्हिच कैन कीप इंक्यूबेटिंग न्यू एंड न्यू बिजनेस सेगमेंट्स जो इनको बार बार कैश फ्लो देते रहें। So this was the conclusion of the SRF video. Do let me know in the comment section below if you loved the video or not, and if you loved the video just drop a loved it in the chat section below. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.